हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज की इस वीडियो में अन्य जन आंदोलन संबंधित जो समरी है उसके बारे में देखेंगे। यानी 1857 की क्रांति हमने देख ली है, उसके अलावा जो विद्रोह हुए हैं उसके बारे में इसमें यहाँ समरी दी हुई है। तो सबसे पहले इसमें नील विद्रोह की बात की है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ जो कि 1859 से 1860 तक चला। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह भी माना जाता है। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में तथा पावना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी तक चला। ठीक है, और नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों यानी दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। ठीक है, तो मतलब नील विद्रोह जो था इसके अगर नेतृत्वकर्ता पूछे जाए तो ये विश्वास बंधु थे, एक दिगंबर विश्वास और दूसरा विष्णु विश्वास। अब इसका कारण क्या था तो इसमें हाँ आगे बताया है। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्र में फैल गया। यानी बंगाल के क्षेत्र हैं सारे। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। यानी जो नील विद्रोह था इसको जो बौद्धिक व्यक्ति जो थे है ना, जो मतलब शिक्षित वर्ग जो था उसने क्या किया, अपने लेख में इस विद्रोह को कवर किया। और किसी भी विद्रोह को जब मीडिया कवरेज मिलने लगता है तो क्या होता है, वो विद्रोह जो है अधिक लोगों तक पहुंचता है ना, तो उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि किस न्यूज़पेपर वगैरह में इस नील विद्रोह का वर्णन हुआ तो हिंदू पैट्रियट के संपादक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। इन्होंने अपने लेखों में इस मुद्दे को उठाया। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। तो नील दर्पण जो है वो नील विद्रोह से ही संबंधित है और ये किसका नाटक है, दीनबंधु का। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। तो वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया ये बता रखा है इसमें। मतलब देखो ये ना समरी है, कोई चैप्टर तो है नहीं, तो इसमें कहीं से कहीं दे रखा है, तो कोई लिंक सीधा सीधा बन नहीं रहा। मैं इसमें ना नील विद्रोह जो है इसके रीज़न के बारे में नहीं दिया है, बस ये बताया कि नील विद्रोह हुआ और इसको किसने कवर किया। तो इसका मैं थोड़ा सा बता दूँ। ऐसा होता क्या था कि जो यूरोपीय बागान मालिक जो थे वो क्या करते थे कि नील की खेती कराते थे किसानों से। ठीक है, और उनको क्या किया कि कुछ ऋण दे दिया, उनको एडवांस में कुछ पैसे दे दिए, उनको ज़रूरत है दे दिए। तो पैसे दे दिए और उनसे कहा गया कि हम तुम्हें पैसे देते हैं और तुम्हें अपने खेत में मतलब ये नील की खेती करनी होगी। ठीक है, उन्होंने नील की खेती की, लेकिन जो वो ऋण देते थे ना वो इस तरीके से उनको ब्याज के दुष्चक्र में फंसाते थे कि वो उस ऋण से निकल ही नहीं पाते थे और बार बार बस उनको वो नील की खेती करनी पड़ती थी। और जो नील की खेती थी भाई, एक तो वो जो नील उगा रहे हैं तो क्या होगा, अपने खाने के लिए गेहूँ चावल वगैरह जो उगा रहे हैं एक तो उससे वंचित हो जाएंगे, है ना, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। दूसरा जो नील की खेती थी वो भूमि के लिए भी लाभदायक नहीं थी, उससे जो है ना उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती थी। और भी कई तरीके से जो बागान मालिक जो थे वो इनका नील किसानों का उत्पीड़न करते थे। इस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने विद्रोह किया, इन्होंने कहा कि हम इस तरीके से बाध्य होकर नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये ना मेंस में भी अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई जो भारतीय कृषि थी उसका वाणिज्यीकरण कैसे हुआ, तो उसमें भी हम एक एग्जांपल डाल सकते हैं। तो ये क्या है, ये कृषि का वाणिज्यीकरण का ही तो एग्जांपल है। यानी खाद्यान्न उत्पादन से नील उत्पादन करना, तो नील क्या है, एक वाणिज्यिक फसल है, उसे खाएंगे तो है नहीं। वंदे मातरम, अब इसमें वंदे मातरम का इसमें उल्लेख है कि भाई वंदे मातरम जो गीत है वो कहाँ से लिया गया, तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, मतलब पहले हमने नील विद्रोह देखा तो नील विद्रोह के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ ली, अब सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया है कि जो आनंद मठ उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का वो जो है सन्यासी विद्रोह जो है उसके कथानक पर आधारित है। ठीक है, 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन ने दी थी। वहाबी आंदोलन का यहाँ पर हालांकि जिक्र नहीं है, ये एक मुस्लिम आंदोलन था। तो अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता है। यानी 1840 से करीब यानी 1830 से और 1860 के बीच में।
रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, है ना। यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये रायबरेली यूपी में है। तो रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयासों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए उन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए। समझ रहे, मतलब कितना ये जो है विद्रोह कितने वृहद लेवल पे था कि इन्होंने अपने नाम के सिक्के ढलवाए। सिक्के ढलवाने का मतलब ये है कि अपनी सरकार चलाना, एक तरीके से कहते हैं ना, उसका तो सिक्का चल रहा है। तो सैयद अहमद बरेलवी जो थे, इनके नाम के सिक्के भी ढलवाए गए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। यानी अगर हम पहले देखें तो ये उत्तर पश्चिम भारत जो है इस साइड इसका प्रभाव था, और जब सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इधर पूर्वी भारत की तरफ इसका केंद्र बनता है, यानी पटना केंद्र बनता है। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, इनका पूरा नाम है मौलवी कासिम नानूतवी, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला आदि ने किया। यानी पहले तो हम देखें तो रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी हैं और उनके बाद में ये मौलवी कासिम नानूतवी, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि हैं। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो भारत में हर क्षेत्र में ये जो है फैल चुका था। और 1857 की क्रांति में ना इसका काफ़ी प्रभाव रहता है, काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में उभरे, तो कूका आंदोलन और वहाबी आंदोलन दोनों, ये तो हमने देख लिया वहाबी आंदोलन कि ये मुस्लिम आंदोलन था, और ये जो कूका आंदोलन है ये सिखों वाला आंदोलन था, यानी पंजाब की तरफ था। किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गए, जिनका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगवत जवाहर मल द्वारा की गई। तो वहाँ पे सैयद अहमद बरेलवी और यहाँ पे भगत जवाहर मल, समथिंग वही वाला टाइम चल रहा है। वहाँ 1830 से लगभग शुरू हो गया है, यहाँ 1840। इन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। तो भगत जवाहर मल को सियान साहब भी कहते थे। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1885 में हो जाती है। ठीक है, तो इनके एक नेता यानी राम सिंह, इनको रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। तो पागलपंथ एक पंथ है, अर्ध धार्मिक संप्रदाय, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलवाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए मुजार यानी टेनेंट्स जो होते हैं, जो जिनको रेंट पे ज़मीन उठा दी जाती है, जो किसान जो है एक तरीके से उनकी अपनी भूमि नहीं होती, किराए की भूमि पर जो खेती करते हैं, तो ज़मींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन था। ठीक है, तो ये मुजारों वर्ड अगर पूछ लिया जाए तो मुजारों क्या है, क्योंकि इस तरीके से शब्द देके उनका अर्थ पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि मुजारों का मतलब क्या है। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त कर लिया। ठीक है, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। अब ये फराजी संप्रदाय के बारे में बात हो रही है। तो ये लोग जो हैं बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह थे, उनके द्वारा ये संप्रदाय चलाया गया था, उसके अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दूदू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। ठीक है, यह आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी तक चला। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। ये ध्यान रखना, फराजी आंदोलन जो था ये बाद में वहाबी दल में सम्मिलित हो जाता है। 1805 में वेलिजली ने ट्रावनकोर, जो कि पड़ता है केरल में, तो वेलिजली ने ट्रावनकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। अब यहाँ से कुछ अलग ही कॉन्टेक्स्ट शुरू हो गया है। ये महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न थे और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने से आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था। अंग्रेज रेजिडेंट जो कि मतलब सहायक संधि जो राजा स्वीकार करते थे, उनके दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाता था।
तो अंग्रेज रेजिडेंट के व्यवहार भी जो था वो बहुत धृष्टतापूर्ण था। कहाँ की बात हो रही है? ट्रावनकोर की, ठीक है। जिसमें नायर बटालियन ने जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। तो ये दीवान वेलुथम्पी किसके दरबारी थे? ये ट्रावनकोर के महाराजा के, ठीक है। तो दीवान वेलुथम्पी जो है विद्रोह कर देते हैं, जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया। नायर एक जाति है केरला में। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के, जिनका समय 1845 से 1883। वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी की रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यह जो रामोसी विद्रोह जो था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन हुए? वासुदेव बलवंत फड़के। और इसका एरिया अगर हम देखें तो कहाँ, किस साइड है ये? महाराष्ट्र की तरफ। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। यानी गडकरी लोगों ने भी विद्रोह किया। देखो यहाँ पे एक वर्ड और आया, मामलतदारों, है ना। तो एक तो ये मामलतदार हो गया और एक मुजारो हो गया। तो इन सब वर्ड को थोड़ा सा ध्यान दिए रखना। 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह किया किन्होंने? गडकरी लोगों ने। अब ये खोंद जनजाति, कहीं कहीं खोंड भी मिलता है। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। इसलिए वे स्वतंत्र थे। या जनजाति है तो वो अपने आप में स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देते हैं। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र विसोई ने किया, ठीक है। खोंड जनजाति जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व करता हुआ चक्र विसोई। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंध करने का प्रयास। इनमें ना मानव बलि जो थी वो काफ़ी प्रचलित थी खोंड जनजाति में। और अंग्रेज सरकार ने क्या किया, इस मानव बलि जो थी, जिसको कहा जाता मरीहा, इसको इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। तो इससे इनको लगा कि इनका ये जो धार्मिक मान्यता है उसमें हस्तक्षेप है, इसलिए फिर ये अंग्रेजों से नाराज हो गए और उन्होंने विद्रोह किया। और अन्य भी कारण थे। अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और उनके क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित। यानी वो जमींदारों को भूमि दे दी उन्होंने कि यहाँ से हमें राजस्व वसूल करके दो, तो जमींदार वगैरह उनके क्षेत्र में प्रवेश करने लगे, जो कि उनको पसंद नहीं था, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की। अब मरीहा क्या था? एक प्रथा थी जिसमें मानव बलि दी जाती थी। तो मरीहा एजेंसी गठित की गई, खोंड जनजाति से संबंधित रही होगी, है ना, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह कर दिया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह, अब ये दूसरी जनजाति है, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 1832 ईस्वी में बुद्धू एवं बुद्धो भगत ने किया, ठीक है। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा तथा अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है, जो 1857 से पहले हुए थे। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, जिसमें हेक्टर मुंडो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806, कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831, कोल विद्रोह 1831 से 1832 और संथाल विद्रोह 1855 से 1856। 1855 से 56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो कि दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। दामन ए कोह कौन सा क्षेत्र है, याद ध्यान रखना है। दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। इसमें यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। दिकू कहते थे, ये संथाल जो थे ये दिकू कहते थे बाहरी लोगों को। तो दिकुओं एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से 500% ब्याज वसूल किया। इस विद्रोह के नेता थे सीदो, कान्हू, चांद एवं भैरव। सीदो ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है। ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे,
इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को बाहरी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनी डीह तालुके में विद्रोह कर दिया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। अब इसमें भील विद्रोह के बारे में दिया है। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना देश में रहती थी। 1818 से 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। तो भील विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो कौन था? सेवरम। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। रंपा विद्रोह, अब ये रंपा विद्रोह के बारे में दिया है। रंपा विद्रोह हमने थोड़ा पहले देखा भी है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। ये ध्यान रखना है, ये अंग्रेजों के नहीं, आदिवासियों का जो ये विद्रोह है ये साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध है। ठीक है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, इन्होंने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की। किसने? गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है मुंडा विद्रोह को, जिससे कि बिरसा मुंडा संबंधित हैं। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। देखो, एक तो ये सरदारी लड़ाई है, उलगुलान जो है ना, इसको जो मुंडा विद्रोह, इसको उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो जो उलगुलान तो पूछ रखा है, हो सकता है सरदारी लड़ाई को लेकर क्वेश्चन बन जाए, तो ध्यान रखना है जो मुंडा जाति का जो विद्रोह है वो सरदारी लड़ाई भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान यानी महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी। अब देखो, खूंट कट्टी क्या वर्ड है ना, तो ये सब पूछ सकते हैं खूंट कट्टी का क्या मतलब है। तो खूंट कट्टी का मतलब है सामूहिक खेती, जो इनमें जो मुंडा जनजाति है उनमें ये प्रचलित थी। तो मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मुंडारी, दूसरा नाम इसका मुंडारी भी है, मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। यानी ये पहले ये लोग ये जो जनजाति थी, मुंडा जनजाति, ये क्या करती थी? सामूहिक रूप से खेती करती थी। लेकिन अब ये अंग्रेजों ने क्या किया? जमींदारों को बेचना शुरू कर दिया। तो जब जमींदारों को दे दिया तो क्या हुआ? व्यक्तिगत भूस्वामी वाली भूमि व्यवस्था यहाँ पर लागू हो गई, जिससे कि ये आक्रोशित हुए। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इनको जगत पिता यानी बिरसा मुंडा को बताया जा रहा है कि इनको जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है। उसने कहा कि दिकुओं यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी बोंगा एक उनका देवता है मुंडाओं का, तो बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। ठक्कर बापा, अब ये
मतलब यहाँ तक जनजातीय विद्रोह हो गए हैं। अब ये ठक्कर बापा के बारे में बात हो रही है। तो ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये ध्यान रखना है, आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। ठीक है, हौज यानी हो, इसे हो विद्रोह भी कहते हैं और हौज विद्रोह भी कहते हैं। तो हौज विद्रोह 1820 से 1821 में हुआ, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। जो खैरवार आदिवासी आंदोलन है उसके बारे में बात हो रही है। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? जो सुरेंद्र साई हैं। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ। मोपला विद्रोह जो एक किसान विद्रोह था, फिर बाद में ये धार्मिक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व उराव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ। इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग या जोड़ानांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये इसकी समरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।